हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक डरावनी कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली कहानियों की अपडेट मिलती रहे। हमारे यहाँ भूत प्रेत जादू टोना पिशाच ये सब बातें बहुत आम हैं। लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ भूतों का राज चलता है। कुछ जगहों पर तो भूतों का डेरा भी होता है। वहाँ आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस न आने के बराबर होता है। कुछ खंडर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है। वहाँ पर प्यासी आत्माओं का वास होता है। ऐसी ही एक हवेली थी सुल्तानपुर गांव में। उस हवेली को खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए उस हवेली में तो क्या आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी हवेली के पास नहीं भटका करते थे। जानवर भी वहां से डरकर भाग जाते थे। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में अंग्रेजों के दौर में एक बहुत ही जालिम अंग्रेज ऑफिसर रहता था। उसे जानवरों का शिकार करने का बहुत ही शौक था और उससे भी ज्यादा शौक उसे गांव के लोगों का शिकार करने में था। मौका लगते ही वो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसानों को भी मार देता था और साथ ही अफवाह फैला देता कि जानवर उठा कर ले गया है। लोगों को जब ये बात पता चली कि वह खुद लोगों का शिकार करता है तो सारे गांव वालों ने उसको मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मरने के बाद उस अंग्रेज ऑफिसर की आत्मा ने उस हवेली पर कब्जा कर लिया। कुछ सालों बाद जब उस ऑफिसर के रिश्तेदार उस हवेली का हिस्सा मांगने आए तो उस जालिम ऑफिसर की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके सब कटे हुए सर 3-4 दिन बाद गांव वालों को रास्ते पर मिले। सब लोग अब समझ गए थे कि वो ऑफिसर अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहां ना कोई हवेली थी ना ही कोई ऑफिसर। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। अब उस हवेली का तो कुछ टूटी हुई दीवारें ही उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का अब भी मानना था कि आज भी जब अमावस्या की रात होती है तो उस रात हवेली कुछ भयानक सी नजर आने लगती है और जो भी वहां जाता है लौट कर नहीं आता। ये बात कहां तक सही थी ये तो वही लोग ही जानते थे। आज भी अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत जोर की हो रही थी। शहर से 3 दोस्त सुल्तानपुर गांव के रास्ते जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने का कुछ नहीं दिख रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी वो हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। एक बार बिजली जोर से कड़की। उसकी आवाज से गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। ड्राइवर बोला, अरे साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो रही है, कुछ और परेशानी ना हो जाए इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। वो हवेली बहुत ही शानदार दिख रही थी। वो तीनों गाड़ी से उतरकर खड़े हुए ही थे कि हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुल गया। अंदर एक धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बुढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, अरे अंकल, क्या यहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? बारिश बहुत तेज है और हम यहाँ पे नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। वो तीनों लोग अपना जरूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उसे साथ हवेली के अंदर चले गए। वो हवेली अंदर से बहुत ही सुंदर दिख रही थी।
दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। बड़ा कद, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बंदूक, नीचे शेर की खाल और आंखें ऐसी मानो तस्वीर से भी अपने शिकार को देख रहा हो। रहा नहीं गया तो सागर ने पूछ ही लिया, ये तस्वीर किसकी है? क्या ठाठ से खड़ा है? और बाबा, क्या तुम यहीं हवेली में रहते हो, और वो भी अकेले? वो बुड्ढे ने सागर की आंखों में आंखें मिलाकर उससे कहा, ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाया। सागर ने फिर से उससे एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियां उतर कर आ रहे थे, तो फिर ये दरवाजा किसने खोला? वो बुढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने बात को बदलाते हुए बोला, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखाता हूँ। वो लोग सीधे जब अपने कमरे की ओर बढ़े कि तभी ऐसा लगा मानो कि उन्हें कोई देख रहा हो, मानो कोई एक अंधेरे कोने में भूत है जो गुस्से से घूर रहा है। एकदम से सबकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। लगा जैसे कि उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए हिली थीं। शायद सबका वहम था। ये सोचकर वो एक दूसरे को समझाने लगे, पर अंदर ही अंदर वो खुद थोड़ा डर गए थे। वो सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में ले गया। वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही था तो उसको किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन ये तीनों लोग, रमेश, सागर और शिरीष, तीनों गाड़ी में नहीं रुकने वाले थे। वो तीनों लोग इतने थक चुके थे कि बेड पर लेटते ही उनकी आंख लग गई। जगह उनके लिए नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफी कमरा गर्म था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जाग गए। शिरीष को कोई भयानक सपना आया था। शिरीष बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को यह मजाक लगा, इसलिए उन्होंने शिरीष को समझा के शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बाहर निकलने के लिए आवाज लगाई तो उस बुड्ढे ने दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। डर के मारे सबको बड़ी जोर की प्यास लग रही थी। साथ में जो पानी वो लाए थे वो एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज नहीं आ रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर फोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाजा खुलता है। हवेली में पूरा सन्नाटा फैला था। जो बुड्ढा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा था ना कोई खिड़की। सब लोग ऊपर चले गए। वहां से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत नहीं हो पाई। सबको बहुत प्यास लगी थी। एक नल तो उनको मिला, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखने के बाद ना खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने को। यही सोच के खुद पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। शाम हो गई और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। रात बीतती चली गई।
सुबह होती है। सबको बहुत प्यास और भूख लग गई। सुबह फिर सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकराते हुए खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर कहता है, अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सागर की बात पर दोनों में से कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन उसका खून चाटने से उनकी प्यास कुछ थम सी जाती है। लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। शिरीष और रमेश में ना जाने कौन सा शैतान समा गया था। वो दोनों सागर पर टूट पड़े। खूनी खेल चालू हो गया। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस ऑफिसर की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दिया था। वो उसको काट रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच ना पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच कर खाता है। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था और मांस खा के उन दोनों का पेट भर चुका था। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह तक सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। अब शिरीष और रमेश बगल के कमरे में जाकर सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने का सोचने लगे। रमेश ने बड़ी चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़े रहकर पीछे से शिरीष पर वार किया। शिरीष का सर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष का मांस नोच कर खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और हवेली का दरवाजा एक भयानक सी आवाज से खुल गया। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी देखी। वहां तक जैसे तैसे चल कर गया। उसने गाड़ी के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। ओ ड्राइवर! ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है। जी जी साहिब जी। वो दरवाजा खोलकर बाहर आकर रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है। अरे साहब, बाकी लोग कहाँ हैं? रमेश रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में। रमेश जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है, वो चौंक जाता है। वहां कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ से परे था। वो खुद को पागलों जैसा महसूस करने लगा। तभी वो गुस्से से ड्राइवर को देखते हुए बोला, हम लोग यहाँ इतने दिन से उस हवेली में फंसे थे, तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं? रमेश चिल्ला के ड्राइवर पे चढ़ने लगा। अरे साहब, हम सब कल रात को तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। अब मानो रमेश का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था? सपना या कोई छल्लावा? हवेली गायब थी और उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ था वो तो बस रमेश ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक ही जगह जम चुका था, हिल भी नहीं पा रहा था। ड्राइवर ने जरा डर के रमेश को हाथ लगाया। साहब। रमेश गाड़ी की सीट पे ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था? उनके साथ क्या हुआ? दोस्त कहाँ गए? किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये सारे राज रमेश की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें
ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।